चलिए इसमें हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें 3 पार्ट, एक आपका वर्क डन का हो गया, दूसरा पार्ट आपका एनर्जी एंड थर्ड जो है वो पावर। तो 3 पार्ट इसके हैं। पावर तो फर्स्ट जो वर्क डन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका है। और एनर्जी में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग का इलास्टिक एनर्जी से हम लोग ये पूरा डिस्कस करेंगे। पावर में क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पढ़ेंगे वर्क डन, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनका सारा यूज इसमें आ जाता है, क्योंकि P = W/T आ जाता है। ठीक, तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वर्क डन के बारे में हम लोग सबसे पहले आते हैं। ये हमने कोई पार्टिकल ज्यूम कर लिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, फोर्स यहाँ पर F अप्लाई किया, एंगल थीटा। तो इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट आपका इस साइड आएगा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। ठीक, पार्टिकल डिस्प्लेस यहां से यहां तक हम ये dx मान लेते हैं। तो बताओ कौन सा फोर्स इसको मूव करा रहा है, F cos थीटा। तो वर्क डन जो हो गया F cos थीटा इंटू dx, या सिंपली ऐसे हम लोग लिखेंगे F = W = F dx। ये फॉर्मूला आपका मेन हो गया। तो वर्क डन जो हो गया, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इनके प्रोडक्ट, यही किसके बराबर आपका हो गया, वर्क डन के इक्वल हो गया। सिंबल्स इसमें सब आप जान रहे हो, F फोर्स है, dx डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब थीटा के बारे में ध्यान दे रहे हैं ना, थीटा क्या है बोलो, एंगल बिटवीन F एंड dx, नहीं, डायरेक्शन ऑफ, ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, ये ज्यादा सही रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। ठीक, इससे आपको ज्यादा इजी रहेगा। थीटा जो होता है फोर्स, अब जैसे फोर्स हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया, इनके बीच का एंगल ये हम लोग क्या लेंगे, थीटा। यूनिट्स डायमेंशन से फेमिलियर हो चुके हो। इसकी जो यूनिट होती है वो जूल SI, और इसमें क्या हो जाएगी अर्ग, एंड 1 जूल = 10⁻7 अर्ग। ठीक, डायमेंशन से भी फेमिलियर हो, ml² T⁻²। इस चैप्टर में तमाम सारी और यूनिटें जरूरत पड़ेंगी, तो हम यही आपको बता दे रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या होता है बताओ, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -3 और कर दो यहां पर, तो माइनस से कितना आ जाएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 मेगा में 10⁻6 और कर दो, बोलो, और 1 किलोवाट और आगे भी ये आएगा। ये क्या हो जाता बताओ, 3.6 10⁻। ठीक, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, और आगे भी पढ़ती रहती है, बता भी चुके हैं आपको। अब इस फोर्स के बारे में लोग आते, वर्क डन के बारे में आते हैं। इस पर कितने टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी इसके बारे में। इसी में वेक्टर नोटेशन हम इसको लिखना चाहें
तो बताओ W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F डॉट dx हो जाएगा। वेक्टर में इसमें हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब क्वेश्चंस जो कितने इसमें आएंगे, एक तो आपका ये प्रॉब्लम इस तरह की आ जाएगी, F इज इक्वल टू एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के, और डिस्प्लेसमेंट दे दिया है मान लिए एक्स वाई, या हम ऐसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं डायरेक्ट। F इज इक्वल टू आपको दिया है 2i 3j 4k एंड डिस्प्लेसमेंट आपको 3i 2j 6k, और वर्क डन आपको फाइंड करना है। तो डायरेक्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे और W इज इक्वल टू आई डॉट आई, ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 6 और प्लस 20। वेक्टर में क्वेश्चंस कम कर चुके हैं इसलिए यहाँ नहीं करेंगे। एक तो कैटेगरी आपको ये मिल गई, दूसरी इसमें जो मिल जाएगी सेकेंड, कांस्टेंट डाटा दे देते हैं। कांस्टेंट डाटा में क्या हुआ, W इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब थीटा दे दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स दे दिया, वर्क पूछ लिया। या इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा बी। सेकेंड पेपर में आपको दोनों ये मिला के कर देंगे, क्यू डेल्टा बी इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। ठीक, तो ये कांस्टेंट डाटा में आ गया, ये आपका जो है वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद आते हैं वेरिएबल। जो वेरिएबल डाटा आपको दिया होगा उस केस में कैसे करेंगे हम लोग। फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स वेरिएबल होगा तो जैसे दिया गया है F इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, इस तरह वेरिएबल फोर्स दिया गया है। तो उस केस में हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा x1 टू x2 fx dx, y1 टू y2 fy dy एंड z1 टू z2 fz dz। इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब जैसे इस तरह क्वेश्चन दिया है कि F इज इक्वल टू 2x 3y 4z ऐसे दिया गया है, और वर्क डन फाइंड करने को कह रहे हैं कि पॉइंट A दे दिया कोऑर्डिनेट 1 0 2, पॉइंट B दे दिया 3 0 2 ये चलो कुछ ले लिया 0 ले लिया। अब आपसे यह कहा जा रहा है कि भाई वर्क डन निकालिए। तो वर्क डन अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड तीनों में वेरिएशन दिया जा रहा है। कंप्लीट फॉर्मूला आपका ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि W इज इक्वल टू सीधे लिखेंगे ये x1 x2 x3 y1 y2 एंड, तो लोअर लिमिट ये हो गई 1 एंड 3 fx 2x dx। फिर आते हैं हम लोग y1 0 टू fy 3y dy। फिर आते हैं 2 टू 0 fz। अब fz हमारा क्या हुआ 4z। अब ज्यादातर वेरिएशन मान लिए x ही में दिया गया तो x में दिया गया तो y और z हम नहीं करते हैं, केवल यही लेकर चलते हैं। लेकिन सब में दिया गया है तो तीनों को हम क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, एक तो ये हो गया वेरिएबल डाटा, एक हो गया कांस्टेंट डाटा और एक हो गया वेक्टर नोटेशन वाला, तीसरा आपका वेरिएबल डाटा हो गया। 3 तरह की प्रॉब्लम्स आपको ये और काफी जबरदस्त आती हैं इसमें। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग ये वर्क एनर्जी थ्योरम। इसकी जरूरत काफी पड़ेगी वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में कि W इज इक्वल टू हो गया आपका एफ डी एक्स,
F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई, ये dx अपान dt, ये वेलोसिटी हो गया। तो यहां से हम इसको dw कहेंगे, तो dw इज इक्वल टू m, ठीक, ये dx बाई dt हो गया v इंटू, अब मान लीजिए पार्टिकल मास हम m ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v1 एंड फाइनल वेलोसिटी हो गई, अब वर्क डन आपको फाइंड करना है। तो नेट वर्क डन हमारा जो हो जाएगा इंटीग्रल dw v1 टू ठीक, अब वैल्यू यहां रख देते हैं v1 टू v2, और dw की जगह हमने रखा क्या, ठीक, तो m कांस्टेंट वैल्यू है, b स्क्वायर बाई 2 b1 टू अपर लिमिट माइनस, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 m b2 स्क्वायर, और m, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया कि हाफ m b2 स्क्वायर हाफ m b1 स्क्वायर, ये यही हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक, ठीक। एक फॉर्मूला आपका यहां से निकल आया, यहां से हम देखेंगे कि कौन सा में रास्ता चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक तो ये हो गया आपका, यही फॉर्मूला आगे चलोगे तो यही आ जाता हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर हाफ आई, रिजिड बॉडी मिलता है आपको। फिर यही अभी आगे आएगा हाफ आई वो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के स्प्रिंग में आ जाएगा। और इसी को फिर इलेक्ट्रोस्टैट में क्या करते हैं कि W की जगह यहाँ फिर रख देते हैं क्या, Q डेल्टा। अब इसको इससे किसी से कंपेयर करके इस पर काफ़ी क्वेश्चन आपको मिले हैं भाई। Q डेल्टा B इज इक्वल टू हाफ m b2 स्क्वायर माइनस हाफ m b1 स्क्वायर, और पार्टिकल रेस्ट चलेगा तो b1 जीरो हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला आपका आ जाता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सेकंड पेपर में किए हैं, ठीक। तो ये आपको 3-4 जगह ये चीज़ें मिलेंगी। ये कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी में मतलब यही हम लोग b1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और b2 इज इक्वल टू b कर दिया, तो W इज इक्वल टू यही हमारा सीधे सीधे आता हाफ एम बी, ठीक। तो ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। और इसमें हम लोग थोड़ा सा और एक पॉइंट डिस्कस कर लें कि इफ b1 b2 ग्रेटर देन b1 हो, पार्टिकल वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही हो, बढ़ रही हो, तो जब इंक्रीज करेगी तो वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो भाई, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और इसी में b2 लेस देन b1 हो, मतलब स्पीड जो है वो कम हो रही है, इसका मतलब फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो उस केस में हमारा जो W आएगा, और इसी में b2 इज इक्वल टू b1 हो, वेलोसिटी में कोई चेंज ही ना हो रहा हो, इसका मतलब हो गया वर्क डन क्या है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको, एक तो ये हो गया मेथड। अब एक आपके पास हो गया कि वेरिएबल कांस्टेंट डाटा हो गया, W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा हो गया। दूसरा वेक्टर नोटेशन में हो गया एफ डी एक्स से आई जे के में जब दिया जाए। थर्ड आपके वेरिएबल डाटा हो गया
ठीक। और फोर्थ आपका हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई। ये 4 टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ मिले। अब आते हैं हम लोग आगे। नेचर ऑफ वर्क डन। अब नेचर ऑफ वर्क डन मतलब वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब होता है। तो हमने बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव का रोल 2 जगह होता है। एक तो कर्व में होता है, कहीं कर्व में एरिया निकाल रहे हो तो नीचे वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला तो पॉजिटिव, नीचे वाला क्या लेंगे। लेकिन हमेशा जब पॉजिटिव होता है तो चाहे कर्व ऊपर हो चाहे नीचे, हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा इसका जरूरत होती है जब हम आंसर लिखते हैं, ऑप्शंस में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिया है और क्वांटिटी तुम्हारी नेगेटिव होती है तो नेगेटिव पे हम आंसर लगाएंगे। ठीक। अभी तक हम लोग जो सब पढ़ चुके, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक, और ये वर्क डन, इम्पल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब होती हैं। लेकिन स्पीड, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक। अब ये वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है इसके बारे में समझिए। ये फोर्स F अप्लाई हो रहा है, एंगल थीटा है और इधर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इधर को मूव कर रहा है। जो हमारा फॉर्मूला है वो W इज इक्वल टू F dx cos थीटा। थीटा की वैल्यू, एक चीज तो हम और पढ़ लें, पॉजिटिव और वर्क डन मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पढ़ लें तब फिर आगे आ रहे हैं। थीटा ये आपका 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये थीटा 90 हो गया तो वही क्या हो गया, मिनिमम हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव पे आ जाते हैं। पॉजिटिव में क्या फोर्स इधर लग रहा है, ये हो गया थीटा, तो W जो हो गया ये पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, जब थीटा की वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर हो किससे, लेकिन लेस देन क्या हो, 90 इक्वल ना हो, 90 से लेस हो। इसका क्या मतलब हुआ, ये इस तरह, मतलब ये आपका मान लिया 90 ये हो गया, ये हुआ, तो जो फोर्स हमारा है इससे एंगल से कम हो, इसके बराबर या इससे, हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि जब इसको रिजॉल्व करोगे तो ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो उस केस में वर्क डन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब क्या हुआ कि इफ F acted along the direction of motion of particle, then W will be क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जिधर को पार्टिकल चल रहा है उधर को, उधर का मतलब हो गया अब इधर कोई एंगल चाहे ऐसे लग रहा हो, ये लग रहा हो, तो ये वर्क डन क्या देगा, पॉजिटिव देगा। सेकंड निगेटिव पे आते हैं। अब निगेटिव कब होगा, W इज इक्वल टू, ये निगेटिव होगा कब होगा, जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो एंड लेस आर इक्वल टू क्या हो, लेस आर इक्वल टू 180, क्योंकि 180 की वैल्यू -1 होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल है, फोर्स आपका ये लग रहा है, पार्टिकल इधर को जाना चाहता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, बोलो। तो उस केस में जब रिजॉल्व करेंगे, अब ये वैल्यू हमारी थीटा क्या हो रही, 90 से ज्यादा हो गई, तो जब रिजॉल्व करेंगे एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, वो तो हम लेंगे नहीं, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम ये कहेंगे कि W हमारा जो थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में होती है, ग्रेटर देन 90 लेस आर इक्वल टू 180, तो W निगेटिव होगा, तो हम ये कहते हैं कि दैट इज F एक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, उल्टा काम कर रहा हो, पार्टिकल आगे जा रहा हो, फोर्स पीछे लग रहा हो,
या किसी एंगल पे लग रहा हो, मतलब अब ये जा इधर रहा है, फोर्स तुम्हारा इधर लग रहा है या इधर लग रहा है, तो रिजॉल्व करेंगे तो कंपोनेंट इधर को आएगा। एंड थर्ड है नेगेटिव वर्क डन, वो जीरो वर्क डन। अब जीरो वर्क डन के बारे में समझिए। जीरो अब जीरो कब कब होगा इसके बारे में समझिए। W इज इक्वल टू हमारा आया एफ डी एक्स। फर्स्ट केस तो ये है, ये पार्टिकल है, इधर को मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, फोर्स आपका परपेंडिकुलर काम कर रहा है। क्लियर हो गया? परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन हमारा क्या होगा? जीरो, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 और कास 90 की वैल्यू जीरो होता है। कहीं भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के यदि परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहा है तो वर्क डन जीरो होता, और ये बता चुके हैं सर्कुलर मोशन में, याद करिए। ये एक फोर्स ये काम कर रहा था, एक ये काम कर रहा था, तो ये फोर्स Ft था और ये फोर्स आपका Fc था। पार्टिकल ऐसे जाना चाह रहा है, ये टेंजेंशियल, तो AFC एंगल कितना बना रहा है? 90, तो FC का वर्क डन क्या हुआ? जीरो हुआ। लेकिन Ft का वर्क डन जीरो, क्योंकि ये इधर ही है और इधर ही को जाना चाह रहा है, तो वहां थीटा हो जाएगा जीरो। तो हमने ये बताया था, और वर्क डन जब जीरो होगा तो एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। तो हमने ये बताया था कि Fc की वजह से तो आपका एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन Ft की वजह से कंजर्व, याद आया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था हमने। तो यहां इस केस में एंगल 90 कौन बना रहा है? Fc बना रहा है, ठीक, इसलिए वर्क डन जीरो हुआ। और कब कब जीरो होगा? तो W इज इक्वल टू जीरो होगा, और कब कब होगा? नंबर ए पॉइंट लिख दिया, थीटा हमारा कितना हो, सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। आप फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। किसी लेबर को आपने कह के दीवार गिरा देना और दीवार हिला भी नहीं पाया, तो फिजिक्स हिसाब से उसने कोई वर्क डन नहीं किया है, ठीक। थर्ड केस होता है फोर्स जीरो हो, फोर्स ही न लगाएं तो वर्क डन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब फोर्स में ही छुपा हुआ है F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन जीरो हो, और एक्सीलरेशन में ही छुपा हुआ है वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी हमारी क्या हो? कांस्टेंट हो, या वेलोसिटी क्या हो? पार्टिकल रेस्ट में है, वही मतलब हुआ। या चल रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, उस पर कोई फोर्स काम। हमने बताया आदमी तीन तरह के चलते हैं। एक जो है बहुत जल्दी है कि जिंदगी में कुछ करना है तो जल्दी जल्दी चलेंगे। एक आदमी है बिल्कुल नीरस है, डिप्रेशन में है, तो धीरे धीरे चलेंगे। एक वैसे हैं कोई मतलब ही नहीं लाइफ से, चले जा रहे हैं आराम से, जैसे कहते हैं बारात में चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं झूमते हुए। तो तीन तरह की लाइफ, तीन तरह के पार्टिकल्स हमारे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यदि पार्टिकल आपका कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, या पार्टिकल रेस्ट में है तब भी उस पर कोई फोर्स काम, नेट फोर्स की बात हो रही है यहां पर, ठीक। इतने सारे तरीके हो गए जिसमें वर्क डन आपका जीरो हो। अब एक चीज हमें बता दीजिए, ये कोई पार्टिकल है, ये फोर्स F लगाया जा रहा है, डाउनवर्ड्स इसका वेट mg काम कर रहा है, बॉडी ऊपर को जा रही है। तो बताओ जो इस वर्क फोर्स से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर ही जा रहा है, वो फोर्स भी इधर लग रहा है। लेकिन ये जो फोर्स होगा वो ये नेगेटिव करेगा, क्योंकि जा रहा है पार्टिकल ऊपर, फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक। इसी तरह से कोई सूटकेस हमने बताया था लेकर जा रहा हो, ठीक, नहीं शादी ब्याह हुआ है और जा रहे हैं आगे आगे, और कह रहे हम थके जा रहे हैं, और मैडम उनकी फिजिक्स पढ़ी हुई तो कहेंगे शांतिपूर्वक चलो, हमको ज़्यादा अंग्रेजी न बताओ, क्योंकि
सूटकेस तुम्हारा कहाँ है, नीचे, और जा कहाँ रहे हो, एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, वर्क डन क्या हुआ, ठीक। तो पढ़ाई लिखाई बड़ा असर होता है। ऐसे ही मान लो कुली हमने बताया था, वो बॉक्स रख दिया सर पे और जा रहा है, तो उसका भी वेट कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड्स, और जा कर रहा है आगे, एंगल कितना हुआ, वर्क डन क्या हुआ, 0। ऐसे ही कोई थीफ है, चोर है, वो सोने का बॉक्स लेकर जंप करता है, लेकर तो सोने हुआ, लेकिन वर्क डन उसका क्या हुआ, क्यों 0 हुआ, जब वो नीचे आएगा, याद करिए हमने बताया था अपरेंट वेट या रिएक्शन जो भी कह लो, ये कहा था जब डाउनवर्ड्स आएगा तो mg माइनस, और जब वो फ्रीली नीचे आ रहा तो उस केस में A इज इक्वल टू, तो रिएक्शन फोर्स क्या हुआ, तो रिएक्शन फोर्स मतलब क्या, फोर्स, जब ये 0 हो गया तो वर्क डन भी क्या हुआ, तो कोई काम नहीं करा, हाथ पैर भरे टूट जाए उसके, लेकिन फिजिक्स हिसाब से उसने कोई काम नहीं किया, ठीक। इतने सारे तरीके ये होते हैं जिसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। वर्क डन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव में क्या कहानी होती है। कंजर्वेटिव हमने कहा था जहां पर एनर्जी का कोई लॉस ना होता हो, उसको कंजर्वेटिव फील्ड, और जो फोर्स उनको कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। और नॉन कंजर्वेटिव हो गया जहाँ एनर्जी का लॉस होता हो, ठीक। तो हमने इसमें बताया था कि इलेक्ट्रिकल फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, ये सारे कंजर्वेटिव हैं। विस्कस फोर्स हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव हैं। तो इसमें क्या मतलब की चीज़ है, मतलब चीज़ सिर्फ इतनी है कि कंजर्वेटिव में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। मतलब क्या हुआ कि यहां से हम यहां A to B जा रहे हैं, कई सारे रास्ते ऐसे ही हैं, तो सभी केस में W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू, ठीक। हमने कहा था अभी ऐसे ये रूम है और हमने कहा कि भाई एक वेट है, अब आपको 2 रास्ते हैं, एक दीवार किनारे किनारे उधर ले जाइए, एक सीधे ले जाइए, तो अपने आप सोचोगे सीधे वाला में हमें कम वर्क डन करना पड़ेगा, ये रास्ता आपने पकड़ लिया। लेकिन अब हमने कहा एकदम स्मूथ कर दिया कि बिल्कुल फोर्स फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो कहोगे जिस रास्ते से कहो उस रास्ते से चले जाएं, क्योंकि वर्क डन करना ही नहीं उसमें। इसका मतलब हुआ जो फ्रिक्शन जहाँ काम कर रहा है वहाँ पर वो पाथ आपने चूज किया, आपने रास्ता चुना, तो कहने मतलब जो नॉन कंजर्वेटिव हैं वहाँ जो है वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, और जो कंजर्वेटिव है वहाँ नहीं डिपेंड करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे कैसे हैं, कंजर्वेटिव हैं, इनमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं कर्व पे प्रॉब्लम जो बनती है, ठीक। हमने कहा था जो भी फॉर्मूले A इंटू बी, A बराबर B इंटू सी के फॉर्म में होंगे, वेरिएबल डाटा है तो इंटीग्रेट करेंगे, और कर्व दिया है तो एरिया निकालते हैं। अब यहां पर भी हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी एक्स है, तो क्या करोगे, एरिया निकालोगे। अब कोई कर्व आपको दिया गया है, यह है कर्व, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है, इधर आपका जो है फोर्स दिया गया है, ठीक। अब ये क्या करोगे, एरिया निकालोगे। इसको हमने फर्स्ट कह दिया, इसको हमने सेकंड कह लिया, इसको हमने थर्ड कह लिया, तो W इज इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट माइनस प्लस, बोलिए, इसलिए कि जो है ये, सॉरी, कर्व नीचे है, वर्क डन आपका पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है, इसलिए जो नीचे है उसको हमने नेगेटिव ले लिया, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा एक कदम और बढ़ जाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगवा देंगे। तो क्या करेंगे कि इसका जैसे ये कह देंगे यहाँ मान लो 10 मीटर का, कहें 10 मीटर पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे देंगे। तो यहाँ से जब वर्क डन निकालेंगे
तो यही वर्क डन हमारा हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक, मतलब हो जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ m। तो इस कर्व को देकर ये भी आपको यूज करा लेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो आसान चैप्टर होता है, सभी लोग कर सकते हो, काबिल और बिना काबिल सब लोग। चलो अब देखिए, पहले ही आ गया आपका, ठीक। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है, कंजर्वेटिव होती है, इसलिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड, ये करेक्ट हो गया आपको। अरे विस्कस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स समझ लो नॉन कंजर्वेटिव, बाकी इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे कैसे हो गए? कंजर्वेटिव। सेंटीपिटल फोर्स हो गया, यही 3-4 आते ही हैं। फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स ये आपके कैसे हो गए? जहां एनर्जी का लॉस होता हो, एनर्जी का नुकसान होता हो। अब कोई बॉडी कहीं रफ सरफेस पे तुम खींच रहे हो तो क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। विस्कस फोर्स में आओगे, कोई बॉडी जो है फ्लूइड में जा रही है तो फोर्स ऊपर को लगेगा, तो वहां भी लॉस ऑफ एनर्जी है। तो ये 2 केस स्पेशली हो गए, बाकी जो है आपके कंजर्वेटिव हो गए। मेनली यही 2 ही 3 आते ही हैं। तो आपका कंजर्वेटिव में आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, बस। अब ये देखिए, मतलब ये चैप्टर में जो ये पहले पोर्शन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान चलिए 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं और बाकी 20% क्वेश्चन कंजर्वेशन एनर्जी और पावर, एनर्जी पावर से मिलते हैं। तो वर्क डन वाला जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ दे रहे हैं F = आपको दिया है, ठीक, और ये कह रहे हैं कि वर्क डन फाइंड करना है 0 to, तो बताइए W = क्या करेंगे? W = आप देखिए हमने 3 बताए थे, X का, Y का, Z का। Y दिया तो Y ले लो, बाकी क्या कर दो? छोड़ दो। तो Y1 to Y2 एंड FY/dy, ये वाला यूज करेंगे। तो बताइए Y1 to Y2, 0 to 1, 20, 10y/dy। अब ये क्या हो जाएगा? 20 की लिमिट यहां लगा दो, 0 to, यहां बताओ 10y² 0 to, तो 20, 1 - 0, और ये 5, 1² - 0, तो ये आ जाएगा 20 + 5 = सब आपका एमकेएस में दिया है, तो आंसर भी आपका किस में आएगा? जूल में आएगा, ठीक। चलिए इसमें देखिए, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ठीक। तो ये मास दिया है, एक्स डायरेक्शन, तो आपको यहां मिल गया मास, वेलोसिटी, रिटार्डिंग फोर्स। अब ध्यान दें, रिटार्डिंग, तो यहां क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, थीटा, इसका मतलब हो गया 180 डिग्री हो गया। यहां चूक जाओगे तो आंसर नहीं आएगा। तो 0.1x ड्यूरिंग ट्रेवल 20 to 30, मतलब ये लोअर लिमिट हो कर लिया गया, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब बताओ ये डाटा सब देख के क्या लगाओगे? W = ½ mv² लगाओगे तो B कहाँ? B तो मिल गया, M मिल गया, फोर्स लग रहा है। अबे W = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले W निकाल लो। W = वेरिएबल डाटा है, तो क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे,
तो माइनस ये वाला साइन 0.1x dx और लोअर लिमिट बताओ 20, अपर लिमिट 30, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा -0.1x² और 22। अब बताइए वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा -0.1/2, ये 900 माइनस कितना आ जाएगा, 500 को 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस ये आ जाएगा 20। क्लियर हुआ। अब आ जाओ तुम वर्क एनर्जी पे आ जाओ, तो W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी, तो -25 फाइनल आपको निकालनी है। अब इनिशियल के बारे में समझो क्या कह रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड, ये इनिशियल आपको दी गई है, तो दी गई तो यहां लिखेंगे -12m और b की जगह 10 का स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 100, 500 आएगा, इधर आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 470। बताओ, अब यहां दोनों चीजों को मिला दिया, वर्क डन को और वेरिएबल डाटा को और वर्क एनर्जी थ्योरम को। समझ में आया सबको। इन दोनों का देखिए फोर्स दिया गया है, फाइनल माइनस इनिशियल, और W इज इक्वल टू F.dx। अब करना चाहो देखो, एक करा दें। 4i में से 2i कितना आया, 2i। 3j में से है ही नहीं तो यहाँ 3j हो गया, माइनस के और ये माइनस के, तो माइनस क्या हुआ, बस अब यही डार्क 3i और 2i कितना आएगा 6j और ये 3, 6 और 3 मिलके क्या हुआ। ठीक, तो ये सब जो इस तरह के हैं वहाँ टाइम बचाया करो कि बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको देखिए, यहाँ पर आपको दिया है, अब आई जे दिया है, लेकिन अभी जब आई जे दिया है तो ध्यान दो कि यहाँ ये x वगैरह ना होता तो W इज इक्वल टू F.dx वाला वेक्टर लगा लेते हम, लेकिन यहाँ x है, तो x है तो समझ लो हमको क्या है, वेरिएबल डाटा है। वेरिएबल डाटा है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हमारी बात समझ में आई। x ना होता y j में होता तो दोनों डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते। तो क्या करेंगे, ये 2 3 CA। अब बताओ वर्क डन आपको फाइंड करना है ना, तो बताओ क्या करोगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रल F(x)dx। तो हम लिख नहीं रहे हैं, F(x) हमारा कितना है यहाँ, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं, 3x² dx। समझ में आया सबको। और लोअर लिमिट इधर देखिए, ये x1 y1 x2 y2, तो 2 2 प्लस, अब आ जाइए ये, अब y वाला यहाँ केवल 4 है ना, तो 4 लिख दिया, और यहाँ लिखेंगे d। अभी हमें कैसे पता चला, j से पता चला। ठीक, अब लोअर लिमिट इसकी बोलिए 3, अपर लिमिट बोलिए, बस काम खत्म। कितना आ जाएगा, तो 3x³ लिमिट हो जाएगी 2 2, फिर प्लस 4, यहां y आ जाएगा, बोलिए 3 2। अब अपर लिमिट माइनस, तो 3 से 3 क्या हुआ, और यहां करेंगे 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 4 0 और माइनस 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 20, 2 का क्यूब क्या आएगा प्लस प्लस नहीं, ठीक, तो 12 8 20 कितना आ जाएगा। ठीक,
फोर्स एफ ऑन पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस डी। ठीक है, इधर डिस्टेंस दिया है, द फिगर द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। यहां पर आने पर वर्क डन पूछ रहे हैं। ठीक, देखिए यहां से नहीं चल रहा है, पार्टिकल ये यहां से दिया गया है ये, तो ये हमने क्या कहा और ये क्या कहा, क्लियर हो गया। ये डाटा मतलब यहां नहीं, यहां कर्व आपका ये स्टार्टिंग हो रहा है। अब बताओ तो क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट एरिया बताइए 4 इंटू एरिया ऑफ सेकेंड हाफ 12 माइनस 7 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8 प्लस 5 अब 8 5। अब इसी में ये कह सकते थे कि इनिशियल वेलोसिटी दे देते और कहते भाई फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो हम क्या करते वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते। बोलो बोलो, हो जाता ना। या काइनेटिक एनर्जी पूछ लेते, कहते इनिशियल जो है पार्टिकल रेस्ट में था या कुछ दिए होते तो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए अब इसमें देखिए, बॉडी मास 3 kg अंडर कांस्टेंट फोर्स व्हिच, आपको यहाँ मास दिया गया है, ये मिल गया हमें। कांस्टेंट फोर्स व्हिच वेरीज डिस्प्लेसमेंट टाइम गिवन बाय S इज इक्वल टू दिया है T स्क्वायर बाई where T the second work done by the force in 2 सेकेंड। अब आपको वर्क डन निकालना है, वेरिएशन आपको टाइम में दिया, क्या करोगे। बोलो, क्या करेंगे। नहीं, वो डिफरेंस इंटीग्रेशन तब लगाते हैं जब x में वेरिएशन हो। जो हमने कहा W इज इक्वल टू एफ डी एक्स एफ डी वाई, वो वेरिएशन डिस्टेंस में होगा तब हम उसको यूज करेंगे, वो रास्ता आपका ब्लॉक। अब आते हैं टाइम में वेरिएशन दिया गया है, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी और फोर्स एक्सीलरेशन निकाल लो और W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये निकालना पड़ेगा, उसमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। दूसरा रास्ता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये ज़्यादा आसान है। तो पहले वेलोसिटी निकाल लो और वेलोसिटी में फिर इनिशियल और फाइनल निकाल लो। तो ये बताओ वेलोसिटी v कैसे निकालेंगे, ds अपान तो 2t। अब हम b इनिशियल यही निकाल ले रहे हैं, बॉडी कांस्टेंट फोर्स हुई डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, बॉडी मास 3 kg अंडर कांस्टेंट फोर्स हुईज कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब t 0 है तो यहाँ पर b इनिशियल 0 और b फाइनल कितना सेकंड कह रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 इंटू 2, तो यह आ जाएगा हमारा। अब लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक, तो यह आ जाएगी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1। ये तो 0 ही हो गया, तो क्या बचा हाफ मास बताइए 3, v2 की वैल्यू 4/3 का होल माइनस 0, तो यह आ जाएगा 3/2 16/9, तो यह आ जाएगा 8/। बोलिए, क्वेश्चन है फोर्स F एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वेरीज with the distance x shown in the figure, the force in the Newton, x is in the meter, the work done by the force in the moving the object from 0 to 6। देखिए कर्व ये आपका ऐसे है, ये ठीक इस तरह का है। यहाँ पे 3 है, ये 6 है और ये 3 है, फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट। तो हमें लग रहा बताने लायक नहीं है, क्या करोगे एरिया निकाल लो। ये फर्स्ट हुआ और ये क्या हुआ,
तो बोलिए W इज इक्वल टू क्या हुआ, एरिया फर्स्ट तो 1/2, नहीं W 3 इंटू 3 प्लस 1/2 और 6 माइनस 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9, 4.5, 13 पॉइंट इसमें नहीं, उसमें कुछ नहीं कहे फोर्स नहीं, इसमें क्या पूछना चाहिए पहले बताओ। हाँ नहीं, इसका मतलब हाँ स्टार्टिंग से चल रहा है, इसके पहले एक मिनट रुकिए, इस वाले में कि इसके पहले, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना, देखिए फोर्स ए पार्टिकल एक्टिंग स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस डी एज शोन इन फिगर, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। अब बताओ इसमें क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा ये ओके चलिए, नहीं यहां से भी चल रहा होगा, यहां से भी चल रहा होगा तो क्या कर लोगी बता दो। अरे भाई फोर्स तुम्हारा 0 है कि नहीं है, बोलो फोर्स तो यहाँ 0 है कि नहीं, देखिए इधर जा रहा है फोर्स तुम्हारा इधर 0 है, तो जो फोर्स 0 तो वर्क क्या हुआ, इसका कहाँ एरिया बनेगा, तो एरिया तो यहीं शुरू करोगे। हमारी बात समझ में आई कि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो फोर्स 0 है तो वर्क क्या हुआ, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारा कर्व बन रहा है, मतलब इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करना चाहें बिना कर्व के तो हम ये कहेंगे कि जैसे ये देखो, इसका मतलब समझ लो 0 से 3 ये 3 मीटर तक कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। जैसे हम ये लिखें, ऐसे लिखें 0, 3, 7, 12, ठीक, तो हम ये कहेंगे कि यहां से यहां तक कोई फोर्स काम नहीं कर, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा तो वर्क डन क्या हुआ, 0 हुआ। 3 to 7 2 न्यूटन का काम कर रहा है, अब यहां से यहां तक ये 2 न्यूटन का फोर्स यहां से काम किया ये, और फिर ये देखिए फोर्स अब डिक्रीज होकर क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। 2 से फिर ये डिक्रीज होकर क्या हो रहा है, तो यहां फोर्स काम कर रहा है, यहां फोर्स काम कर रहा है, यहां कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो नहीं काम कर रहा है तो यहां वर्क डन 0 हो गया। तो इसी का हम कर्व बना के तो यहां से निकाल लिए, एक इसका एरिया हो गया, एक इसका एरिया हो गया। मतलब इस कर्व को देख के हम बताना चाहें तो हम यही कहेंगे कि 0 to 3 फोर्स क्या है, 0, और यहां से यहां फोर्स कितना कांस्टेंट 2, और यहां से यहां 7 to 12 मीटर फोर्स जो है 2 से क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। बात समझ में आया, तो अच्छी बात पूछ लिया, कई लोगों का भला हो गया होगा। चलो अब देखिए, इसीलिए हमने क्या किया, जब हमको नहीं मिला तो क्वेश्चन हमने ये 5 तक ले लिया, कर्व आपको 2 क्लियर हो जाए। तो जहाँ तक कोशिश हमारी एक वेरिएशंस आपको मिल जाए, जहाँ हमें ये लग रहा है कि वैरायटियाँ आपको मिल गई हैं तो वहाँ हम बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जहाँ ये लगता है कि नहीं अभी ये नहीं मिल रहा है तो हम उसको थोड़ा और आगे तक निकल जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ हमें दिए था मकसद कि 2 कर्व के 2 क्वेश्चन 3 आपको क्लियर हो जाएं, तो इसलिए यहाँ पर भी आ गए। चलो अब यहाँ पे आते हैं। बॉल रिलीज from the height 1 meter on a smooth hemispherical surface shown in figure, find the vertical velocity when it is at height 0.5 meter। ये 1 मीटर से चला और 0.5 मीटर यहीं कहीं होगा, बोलो। तो यहाँ 2 रास्ते हैं, कंजर्वेशन एनर्जी एंड इक्वेशन ऑफ, तो हमने आपको बताया था, सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, तो सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे आ रहा है तो बी स्क्वायर यू की वैल्यू यहां से चला। अब बताओ नीचे आ रहा है 2g, ये 0.5 यहीं तक आ रहा है, भले कर्व टाइप का आ रहा है लेकिन हम वर्टिकल हाइट लेते हैं एच में, ध्यान दे रही है, बता चुके हैं, बोलिए। तो आंसर अब आ गया, बताने लायक है ही नहीं। बी इज इक्वल टू अंडर रूट 20,
√10। ये देखो इस साल आया था क्वेश्चन आपका। चलो इसमें देखो, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स लिफ्टिंग अ बकेट ऑन द वेल, रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द बॉडी sliding down inclined plane is positive. Work done by an applied force on a body moving rough horizontal uniform velocity is 0. Work done by the air resistance on the oscillating pendulum is negative. Choose the correct option. चलो बताओ कौन सा सही है, बोलो। फर्स्ट कह रहे हैं वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग, कोई चीज हम लिफ्ट ऊपर को, ठीक, आउट ऑफ द वेल बाई मीन्स ऑफ रोड टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। पॉजिटिव होगा, उसी डायरेक्शन मूव कर रहा है। वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग बकेट ऑन द वेल, अब वेट कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड्स, और बॉडी कहाँ रही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द बॉडी स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन, कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे आ रही है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, तो नेगेटिव होगा। जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उससे वजह से क्या होगा, नेगेटिव होगा, और mg sin थीटा की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर है वर्क डन अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉडी मूविंग रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो क्या हुआ, वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस ऑन द ऑक्सीलेटिंग, एयर रेजिस्टेंस क्या हो करेगा, अपोजिट लगेगा, अपोजिट लगेगा तो वर्क डन क्या होगा, ठीक, तो वही डायरेक्शन ऑफ मोशन से हम सब निकाल सकते हैं। इसमें देखो, ट्रक एंड कार मूविंग सेम काइनेटिक एनर्जी आर ब्रॉट टू रेस्ट by applying brake switch provide equal retarding forces, both come to rest in equal distance। मतलब क्या कह रहे हैं, एक बस है और एक कार है, ठीक, दोनों जो हैं सेम काइनेटिक एनर्जी are brought to rest applying the brakes which provides equal retarding force, both come to rest equal distance। दोनों जो है सेम डिस्टेंस भी चलती हैं, ठीक, मतलब कह रहे हैं डिस्टेंस सेम होगी, ये कह रहे हैं कि क्या ये सही है कि गलत है, ठीक। अब बताओ कि क्या करोगे, इसमें कैसे चेक करोगे। ऐसा फॉर्मूला लाओ जिसमें काइनेटिक एनर्जी हो, फोर्स हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए। अरे W इज इक्वल टू एफ डी एक्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, तो एफ डी एक्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, रुक जा रहा है तो फाइनल क्या हो गई, और रिटार्डिंग फोर्स है तो यहाँ निगेटिव हुआ, तो एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ई, बोलो, या सीधे सीधे एफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, अब दोनों का के ई सेम, दोनों का एफ सेम, तो दोनों का एक्स भी, भाई दोनों फर्क क्या आ रहा था, मास का फर्क है। ट्रक बड़ा होता है, कार छोटी होती है, लेकिन यहाँ मास का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आने में मिला। यहाँ तो फोर्स उन्होंने ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, इसलिए हम ये कहेंगे कि दोनों की डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। बात समझ में आई हमारी, बोलो। काइनेटिक एनर्जी खुद ही सेम कह रहे थे, ये सेम हो गई, फोर्स दोनों बराबर लगा रहे हैं ब्रेक पर, वो सेम हो गया। तो जब ये सेम, अब यहां कहीं मास आ गया होता तो हम कहते, तब मास और एक्स की बात फिर कह लेते, तो हम कहते भाई जिसका मास ज्यादा उसका एक्स कम, वो फिर तब हम कहते। लेकिन यहां कहीं मास हमें दिख ही नहीं रहा है, और दोनों डिफरेंस हमारा सिर्फ इसी चीज का है जो कहना चाह रहे हैं ट्रक और कार।
तो मास का फैक्टर आया ही नहीं है, इसलिए दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम हो जाएगा। हमारी बात समझे? अब ये क्वेश्चन एक था बहुत पहले हम लोग कराया करते थे, उस पर इन्होंने बनाया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत पहले आईआईटी में आया था, तुम लोग पैदा होने के पहले। तो इसका मतलब जिसने इसको बनाया उसका दिमाग वहां तक गया। तो उसमें हम कराते थे, 3 कंडीशन लेकर कराते थे कि फोर्स कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट हो, इस तरह 3 क्वेश्चन बनवाते थे। लेकिन वो चूंकि बहुत दिन से आ नहीं रहा था और ये सब चीजें बदल चुकी, लेकिन देखिए यहाँ पर रिपीट कर गया उस क्वेश्चन को। अच्छा हाँ, दूसरा भी है। सेकंड क्या है बताओ? कार मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट टेक टर्न, ईस्ट की ओर जा रहा है, फिर टेक टर्न मूव टूवर्ड्स, ठीक है। द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड, द एक्सीलरेशन कार इज 0। बताओ, 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो पहला वाला जो था वो सही है, असर्शन, और रीजन गलत है। ठीक, चलो इसको बताओ। F इज इक्वल टू x 0 एंड 4 तो लग रहा है। अब देखो क्या करोगे? W इज इक्वल टू इंटीग्रल, बोलिए 0 to 4, W इज इक्वल टू 0 to 4, 2 प्लस 3x इंटू ये क्या हो जाएगा? 2x। ये क्या हो जाएगा? लिमिट 0 टू अपर लिमिट माइनस, अब 0 रखेंगे नहीं क्योंकि 0 ही हो जाएगा, तो 3/2 4 का स्क्वायर कर देंगे, बोलिए तो ये आ जाएगा 8 और ये 24 और आ जाएगा 30। किधर हो गया सबको? पार्टिकल मास 10 ग्राम मूव्स। अब जो है टाइमली कोर्स आपका ख़त्म हो गया, रिवीजन का फ़ायदा उठाइए। घर पे बैठ के कुछ नहीं पाओगे, इसलिए कोशिश करिए कि क्लास आइए। ऑनलाइन वो बातें नहीं आ पाती हैं, और अभी बहुत यहाँ कोर्स नहीं ख़त्म हुआ है। एक लड़के ने एक टीचर से कहा, सर कोर्स में कहीं हमने तुमको बुलाया था क्या कि आओ पढ़ो हमारे यहाँ? समझ में आ रहा है ना? अब कोई जवाब ही नहीं है। भाई तुमको बुलाने गए थे कि आओ एडमिशन ले लो। ऐसे तर्क हैं। यहाँ हमने आपका टाइम से कोर्स खत्म करा के मेहनत करके रिवीजन करा दे रहे हैं, और रिवीजन में पूरा मज़ा ना लो, पूरा फ़ायदा ना लो तो कोई मतलब नहीं है। एक बार पढ़ के कोई सब्जेक्ट आप नहीं कर सकते हो, उसको जब रिवीजन करोगे तब जाके चीज़ें आती कि हमें क्या पढ़ना था, क्या छोड़ना था और क्या इम्पोर्टेंट है। जाके घर पर एक बार भी थोड़ा सा नहीं है तो वीडियो ही देख लोगे तो ये समझ लो कि आपका टॉपिक सारे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इतना साल भर कोशिश तो किए ही किए हो। फॉर्मूले रटते जाइए और करते जाइए, देखिए रिजल्ट, आप नंबर फिर देखिए कितने अच्छे आते हैं। इसीलिए हम लोगों ने मेहनत किया ना, 2-2 क्लास पढ़ा के। नहीं तो हम का फालतू घर के थोड़े थे, हम भी आते सांझ से पढ़ाते, 2 घंटे क्लास में, आधे घंटे लेट आते, 1 घंटा कहानी बताते, इसके बाद काम खत्म। तो वो चीज़ें नुकसान करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। पार्टिकल मास 10 ग्राम मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन, चाहिए इधर उधर उड़ गया,
अभी कल तक सही था, आज इधर आ गया। 2x है जहाँ तक है, 2x द डिस्प्लेसमेंट x इन SI यूनिट द लॉस इन काइनेटिक। अच्छा देखो हम 2x लेकर चल रहे हैं, कुछ और हो तो देखा जाएगा। इधर देखिए, यहां आपको मास दिया है, ये रिटार्डेशन 2x हम ले रहे हैं, तो A इज इक्वल टू, जब रिटार्डेशन दिया जाए तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो ये बताओ फोर्स क्या हो जाएगा, तो ये 10 ग्राम है ना, तो -2x इंटू 10 इंटू 10 टू पावर MKS में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो जूल दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका -2x इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा, ठीक। इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस ऑफ काइनेटिक मतलब क्या, वर्क डन इज इक्वल टू, तो वही लगा देंगे, तो W इज इक्वल टू, अब यहां चूंकि वेरिएबल डाटा दिया है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो -2x इंटू, ठीक, और क्या दिया है, SI, चलो अच्छा इसी में इंटू, तो -2x² 2, तो माइनस में हो गया, अब माइनस छोड़ देते हैं, x² और अपान क्या आ जाएगा 100, और यहां दिए हैं 10/x, ठीक, ये -n है, तो इसको उल्टा कर दो, तो यहां कर दो x/10, पावर यहां क्या हो जाएगी, अरे यार ये माइनस है ना, हमने पलट दिया तो क्या होगा, प्लस हो गया, तो ये आपको लिख सकते हो x/10 का होल, तो बताइए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सही था यहां पर x कर लेना और यहां पर x, ये x खिसक गया इधर से इधर, ओके। चलिए, टू मेंटेन स्पीड 80 किलोमीटर, बस मास, ये आपको वेलोसिटी दी गई है, मास आपको दिया है 500 kg, प्लेन रफ्स रोड 4 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है, द वर्क डन बाय द इंजन बाय द बस विल बी, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया है, तो ये बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कोई बॉडी ये है, इधर को जा रही, डायरेक्शन ऑफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, यही तो होगा। अब इसमें जो है वर्क डन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया गया, वर्क डन आपको फाइंड करना है, ठीक, तो बताइए क्या करेंगे, W इज इक्वल टू वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, FdX cos, F की जगह क्या रखेंगे बताइए, म्यू mg इंटू dx इंटू cos 180 क्यों किया, फ्रिक्शन हमेशा वेट लगेगा ही। चलिए अब यहां पर आ जाएगा, म्यू की वैल्यू कितना दिया है 0.04, m की वैल्यू कितना, मास 500, चलो फिर इसके बाद म्यू एम, जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, दिया है कि नहीं, नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा है 4 किलो, अब माइनस दे नहीं तो मैं उसको छोड़ दे रहे हैं, अब ये देखिए 10 पावर 3, 10 पावर ये 4, या सीधे 2 जीरो से 2 ये कैंसिल हुआ, 4 5 जा 20 इंटू 4 कर लिया,
और ये 10⁴ हो गया, तो 80 इंटू 10⁴, तो किलो में करोगे तो यही कितना आ जाएगा, ये जूल आया, और किलो जूल करोगे तो यही क्या आ जाएगा 800, यहां से एक जीरो इधर ले लेते हैं तो किलो जूल आ गया। बोलिए, अब ये 784 मतलब वहां जी की वैल्यू क्या लिया है 9.8 लिया। ठीक, बोलिए। हाँ तो वही तो, इसलिए निगेटिव नहीं लिखा, छोड़ दिए। फ्रिक्शनेस तो हम निकाले हैं, वही फ्रिक्शन हिस तो निकाल रहे हैं, उसी का अगेंस्ट वर्क करेगा वो, जितना वो अपोजिट। जैसे अब तुम किसी इंक्लाइंड उस पर चढ़ते हो तो तुम्हारा वेट कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड्स, उसके अगेंस्ट ही तो चलते हो तुम ऊपर की ओर। ब्लॉक मास 10 kg मूविंग x एक्सिस, F इज इक्वल टू 5x, द वर्क डन मूविंग 2 to 4। हमें लग रहा है बताने लायक नहीं है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं ये। और लोअर लिमिट बोलो 2 to, बस, तो 5/2 16 -4, तो 30 आ जाएगा। ओके, F इज इक्वल टू, देखो यहां पर 3y²j, ठीक, और ये दिया है y2 2 to 5, तो W इज इक्वल टू हम लोग लगाएंगे Fy y1 2, अब बताइए y1 कितना है 2 एंड y2 क्या है 5, Fy ये पूरा F प्लस 3y² इंटू, इंटीग्रेट करिए इसको, 5 लिमिट हो गई आपकी 2 to 3, y³ 3 लिमिट बोलिए 2 to, अब अपर लिमिट माइनस, तो 5 -2, और यहाँ आती है 3 और 5 125 -8, तो ये कितना आ जाएगा 15, 3 25 में से 117, सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 132 आ जाएगा। बोलिए, बोलो, रुक जाओ, क्या कह रहे हो? हाँ, ये 3 नहीं रहेगा, ये कैंसिल हो गया है, ओके, ये नहीं रहेगा, तो 117 और 15 100, spherical body of mass 2 kg starting from rest acquire kinetic energy। अब मास आपको दिया है 2 kg, रेस्ट मतलब U की वैल्यू क्या हो गई 0, काइनेटिक एनर्जी 1000 नहीं 10, एट द एंड ऑफ द 5th सेकेंड, इसका मतलब जानते हो कौन सी है ये फाइनल, द फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी, फोर्स हमें निकालना है। अब ये डाटा देख के हमें बताओ क्या लगाओगी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में W इज इक्वल टू F dx इज इक्वल टू चेंज इन, अब देखिए F dx में F हमें निकालना ही निकालना है, और dx, अच्छा रुकिए, अभी स्फेरिकल बॉडी 2 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ, तो देखो एक काम तो ये कर सकते हो, यहां से वेलोसिटी निकाल लो, एक तरीका ये भी है, चलो वो वाला हम लेकर चलते हैं।
तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लें। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv। तो 10,000 ये कर लिया, हाफ कर लिया, मास कर लिया और v निकाल लो। तो v की वैल्यू आ जाएगी 10,000 100 आ जाएगा ना, बोलो 100 आ गया। अब लगा दो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। चाहे अब एक काम ये भी कर सकते हो कि अच्छा फोर्स निकालना है, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT 0 प्लस एक्सीलरेशन की जगह फोर्स अपान मास ऐसे रहने दो, अभी ये ऐसे रहने दो, और t की जगह क्या हुआ 5 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू, ठीक। अब वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, और ये दी गई है, कितनी दी गई है 10,000। F यहाँ पर रखना है और dx की जगह हो जाएगा 25/2 और फोर्स अपान मास इज इक्वल टू F स्क्वायर। m की वैल्यू रख दो, F निकल आएगा यहाँ से, ठीक। बोलो m दिया गया है 2 kg, वहां रख दो। चलिए इसको बताइए, मास आपको दिया है 0.5 kg, वेलोसिटी दिया गया है नेट वर्क डन बाई 4 ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट 0 to 2। वेलोसिटी दिया गया है और वर्क डन पूछ रहे हैं, क्या करोगे? फिर dv/dx से, ठीक है। फिर एक रास्ता है कि ये निकाल लिया b dv/dx, w इज इक्वल टू, दूसरा रास्ता बताओ। क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। भाई तुम्हें वेलोसिटी दी गई है तो वेलोसिटी हम निकाल, जो वेलोसिटी हमें दिया गया है तो सीधे से, और मास दिया है तो सीधा हमारे पास क्या रास्ता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या करेंगे? बी इनिशियल, चलो बताओ बी इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा? 0 रखो यहाँ पर, 4 बचेगा। बी फाइनल 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, और 12 4 मिलके क्या हुआ? ओके। अब आ जाते हैं हम लोग W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल और माइनस, फाइनल हो जाएगा हाफ m 16 का स्क्वायर माइनस हाफ m 4 का स्क्वायर, हाफ m बाहर ले लो, m कितना है? 0.5, सॉल्व कर लो, बोलो। ठीक हो जाएगा ना? चलो अब इसे पोर्ट लिफ्ट अ हैवी सूटकेस ऑफ मास 80 kg, ये मास आपको दिया है, एंड द डेस्टिनेशन लोअर्स द डाउन द डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, ये h दिया है। चलो मास लिख देते हैं। मास हो गया हमारा 80, h हो गया हमारा 0.8। कांस्टेंट वेलोसिटी, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पोर्ट। वर्क डन हमें क्या करना है? फॉर्मूला बताओ। वेट कहाँ लग रहा है? तो जो डाउनवर्ड्स लग रहा है, क्या लग रहा है? अब बॉडी ऊपर मान लो x जा रही है,
तो बता दो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F की जगह बोलो फोर्स डाउनवर्ड्स, वो फोर्स डाउनवर्ड्स और बॉडी कहां जा रही है? M की वैल्यू बोलिए 80, G की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 9.8 दिया, हम 10 ले लेते हैं, और dx 0.8, ठीक, तो ये इससे थोड़ा कम आएगा, -620, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ये प्लस है नहीं होगा, ये वो, अब ये वाला आपका देखिए 640 से थोड़ा कम आएगा, तो कम यही तो है, और नहीं तो 9.8 लेकर एग्जैक्ट निकालने की बहुत इच्छा जागृत है तो कर लो, बोलो, तो टाइम बचाने के लिए हमने किया, नहीं तो 9.8 लिखे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी। समझ में आई बात नहीं है? हाँ, इसलिए अरे यार, नहीं, वेट कहाँ लग रहा है और बॉडी की लिफ्ट कहाँ कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ हुआ? ऊपर। फोर्स कहाँ हुआ? चलो ये देखो, 2 person A and B perform same amount of the work done moving the body through a certain distance D with the application of the forces acting on the angle। एक का दिया 45 और दूसरा दिया है, एक डाटा देखो, 2 person A and B perform same amount of work done, सेम हो गया, मूविंग बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, ये सेम हो गई, विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द फोर्स अलग अलग है, तो W1 इज इक्वल टू W2 F1 dx cos थीटा 1 इज इक्वल टू F2 dx2 cos थीटा F1 डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम, cos थीटा 1 45, F2 डिस्प्लेसमेंट सेम एंड cos 60, बोलो, तो F1 अपान F2 cos 60 अपान 60 वैल्यू 45 वैल्यू, तो 1 अपान रूट है। अच्छा रुक जाओ, ये है 1 अपान रूट एक्स के इक्वल, तो यहां लिख दो 1 अपान रूट एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा? ठीक, इसमें देखिए, पर्सन पुशेस अ बॉक्स रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस and he applied force of 200 Newton distance, therefore after progressively tired his applied, चलो इसको बताओ कैसे करोगे, कोई बताए? pushes box on rough horizontal platform, पुश कर रहा है, applied force of 200 Newton over a distance of, मतलब ये 15 मीटर गया और ये 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, फिर इसके बाद वो थक जा रहा है, अप्लाइड फोर्सेस रिड्यूस ले रही है, अब फोर्स को धीरे धीरे क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, विद डिस्टेंस टू 100 न्यूटन, मतलब वो 100 न्यूटन तक उसको रिड्यूस कर गया। द टोटल डिस्टेंस थ्रू व्हिच द बॉक्स हैज बीन मूव्ड, टोटल जो है वो कुल डिस्टेंस कितना चल रहा है? 30 मीटर जा रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन ड्यूरिंग द टोटल मूवमेंट ऑफ द बॉक्स, क्या करोगे?
कोई बोले। क्या करोगे? तो एफ नेट निकाल क्या होगा? जी नहीं, कर्व बनेगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो सब पढ़े उससे नहीं। अब देखो इधर हमने ले लिया फोर्स, इधर ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट। अब क्या कह रहे हैं? 15 मीटर तक 200 न्यूटन लग रहा है, यहां तक 15 मीटर है मान लो, ये 200, ये हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? फोर्स कितने तक आ रहा है? 100 तक आ रहा है। तो मान लो ये 0 है और ये कहीं 100 है, तो ये रिड्यूस होकर ये आ रहा है। यदि कहते हैं 0 हो जा रहा है तो कर्व कहां आ जाता? 100 तक जा रहा है, इसके फिर नीचे नहीं जा रहा है। बोलिए, और कुल कितना डिस्टेंस जा रहा है? इसका मतलब हो गया कि यही हमारा ये क्या हुआ। समझ में बात आई? यदि ये कहते 0 हो जा रहा है तो कर्व कहां आ जाता? नीचे आ जाता। अब ये क्वेश्चन आ जाए थोड़ा लोग, तुम लोग के लिए परेशानी। तो अब हमें, अब समझ गए हो क्या करना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालेंगे, इसमें तो कोई दर्द तकलीफ नहीं है, इसमें है तो इसको हम ये कर दे रहे हैं। ये तो ये हो गया आपका सेकंड, और ये क्या हो गया? तो फर्स्ट एरिया बताओ। 15 इंटू प्लस सेकेंड का बताइए, 30 माइनस 15, तो हाफ 15 इंटू 100 प्लस 15 इंटू 100। बात समझ में आया सबको? अभी आ जाएगा कितना? ठीक, ये पॉइंट नहीं ध्यान दिया रहना। तो 50 और ये 15, 750 ना। तो ये 15 3 बाउंस कितना? हाँ वही, आज चेक कर लो। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आपको मिला ये, बोलो। और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास भाई, हमने सब रास्ते देख लिए कि कहीं कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। सारा हमने जितने फार्मूले दिमाग में दौड़ा डाले, तो जो दौड़ा डाले देखे इसमें कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा है। भाई यही तो चीज़ है कि आप अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे। अब ये तो है नहीं कि एक ही दवा, ये दवा, ये बीमारी, पेशेंट से लोग क्यों डॉक्टर पूछते हैं रात में कितनी बार उठते हो, कितनी बार, तो उसी से तो दवा डिसाइड करते हैं, मेडिसिन। बोलिए, तभी तो डिसाइड करते हैं हाँ भाई ये समस्या है। एक ही चीज़ की कई प्रॉब्लम्स होती ना। तो ऐसा भी यहाँ पर है, आपके पास क्या है? आपके पास वर्क डन के फॉर्मूले पढ़े, कर वाला पढ़ा, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, सब पढ़ा। अब आपकी ब्रेन पे डिपेंड करेगा ना कि हम कौन सा रास्ता इसमें सही, हमारे लिए सही होगा। और जिसकी फिजिक्स अच्छी होगी वो बहुत बेहतर डॉक्टर बनेगा, जान लो, सबसे नंबर 1। और जिसकी फिजिक्स नहीं अच्छी होगी, बस ऐसे होगा, पेशेंट आएगा किताब खोल के देखेगा कि क्या दें दवा। अब ये देखो, फोर्स दिया गया है, ठीक, और ये दिया गया 1 0 एंड 0 1। अब वेरिएबल डाटा है तो हमारे दिमाग में आए, वेरिएबल डाटा में हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये x, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ?
W इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस एक्स डी एक्स 1 to 0, फिर ये y dy 0 to, अब हमने देखा वेरिएबल डाटा है। अब कुछ लोग दिमाग जाएगा कि इसमें हम एरिया निकालें, ये करें, तो एरिया कैसे निकालोगे? यहाँ तो दिया गया है तुम्हें x और इधर y दोनों डिस्टेंस दी गई हैं, तो थोड़ा सा गुमराह करने के लिए उसने दिया ये। अब तुमने देखा नहीं, वो जहां देखा कर्व धड़ाम से कूद गए, तो वो नहीं होगा ना, हमको तो देखना पड़ेगा, आंख खोले रहना होगा भाई। फोर्स और इसमें होता कुछ इस तरह, तब हम सोचते ना, ये तो डिस्टेंस में, वो केवल आपको सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए उसने कर्व को दिया है। अदरवाइज इसी बात को यहाँ क्वेश्चन में लिख देता, लिखा ही था, इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बोलो, ये देखो